अरे ममता, कहाँ रह गई? भूख लगी है बहुत जोर से, नाश्ता कब मिलेगा? हाँ माँ जी, बस 2 मिनट और। ऐसा क्या बना दिया जो इतनी देर लग रही है? अरे माँ जी देखना, आप खुश हो जाओगी, ऐसी चीज बनाई है। ममता की बात सुनते ही उमा के मुंह में पानी आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर उसकी बहू उसके लिए क्या बनाकर लाने वाली है। तभी ममता एक प्लेट में उपमा लेकर आई और फिर, अरे वाह, तुमने तो हलवा बनाया है, पर ये कैसा हलवा है सब्जी वाला? माँ जी ये सूजी से जरूर बना है, पर ये हलवा नहीं है। हैं? हलवा नहीं है तो फिर क्या बना दिया ये? अरे माँ जी इसे उपमा कहते हैं। उपमा? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। माँ जी ये दक्षिण भारत के लोग खाते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा। ममता उमा को उपमा देकर चली गई। ममता के जाने के बाद उमा ने जैसे ही थोड़ा सा उपमा चखा तो उसे बिल्कुल मजा नहीं आया। दरअसल उमा को मीठा खाने का बहुत शौक था। उपमा को हलवा समझकर उमा जितनी खुश हुई थी, उपमा खाकर उसका मन उतना ही खराब हो गया। हे भगवान, इस बुढ़ापे में भी अपने मन की चीजें नहीं खा पा रही मैं। किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे? आहा, ऐसी बहू किसी को ना मिले। उमा ने ममता से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बस मन महसूस कर रह गई। फिर शाम को उमा ने ममता को फिर आवाज लगाई, ममता, ओ ममता, एक चाय तो पिला दे बहू। हाँ माँ जी, लाती हूँ। नाश्ते में उपमा, दोपहर में गोभी की सब्जी खाकर उमा का मन वैसे ही खट्टा हो रहा था। अब तो उसे एक बढ़िया सी चाय का ही सहारा था। थोड़ी देर बाद ममता उमा के लिए चाय बनाकर ले आई और फिर, लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे वाह लाला। बढ़िया सी चाय की चाहत लिए जैसे ही उमा ने चाय की पहली चुस्की ली, उसका मुंह इतना बुरा बन गया जैसे उसने मिर्च फाँक ली हो। अरे ममता, चाय में चीनी डालनी भूल गई है क्या? नहीं माँ जी, जानबूझकर नहीं डाली है। आग लगे ऐसी बहू को, न खाना अच्छा देती है, न चाय बनानी आती है। हे भगवान, क्यों दी तूने ऐसी बहू? ये तो मेरे प्राण लेकर रहेगी। अब मैं नहीं रहूंगी इसके साथ, मैं तो मोहिनी के पास चली जाऊंगी। कम से कम उसके पास अच्छा खाना तो मिलेगा। उमा की 2 बहुएं थीं। बड़ी ममता जो गांव में उसके साथ रहती थी और छोटी मोहिनी जो शहर में रहती थी। मोहिनी उमा के छोटे बेटे उमेश की पत्नी थी। शहर में उमेश और मोहिनी दोनों नौकरी करते थे। उनको तकलीफ न हो इसीलिए उमा गांव में रहती थी, जहां ममता उसकी पूरी देखभाल करती थी। लेकिन फीका खाना खा खा कर उमा का मन इतना खराब हो गया कि उसने शहर जाकर रहने की जिद ठान ली। ममता और उसके पति कमलेश ने उमा को बहुत समझाया, लेकिन उमा अब मानने वाली नहीं थी। तो कमलेश अगले ही दिन अपनी माँ को छोटे भाई के पास शहर छोड़ाया और फिर उसी शाम, ये लीजिए माँ जी, मटर पनीर बनाया है आज आपके लिए। अरे वाह वाह, क्या बात है। आंखें और जीभ दोनों तरस गई मेरी तो ऐसे खाने के लिए। जैसे ही उमा ने पहला निवाला खाया तो खुशी से उसकी आंखें बंद हो गईं। आहा, कितना स्वाद बना है। जीती रहो बेटी, खुश रहो। उस दिन मोहिनी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी, इसीलिए उसने अपनी सास उमा के लिए अपने हाथों से मटर पनीर बनाया था। लेकिन अगले दिन से मोहिनी और उमेश काम पर जाने लगे और फिर तो उमा की मौज ही आ गई। उमा रसोई में अपने लिए खूब मीठी मीठी चाय बनाकर पीने लगी। मोहिनी और उमेश रोज बाहर से खाना लाने लगे, कभी चाप रोटी, कभी पिज्जा, और उमा को तो यही चाहिए था। आहा, मजा आ गया। ये रोटी बढ़िया है बहू। माँ जी इसे पिज्जा कहते हैं, अच्छा लगा ना आपको? हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रख रहे हो। इसे कहते हैं सच्ची सेवा। और एक वो है ममता, जब देखो गोभी, सलाद, फीकी चाय और फिर वो जान का दुश्मन उपमा। उमा मौज भरी जिंदगी जी रही थी। वो बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घबराए मोहिनी और उमेश उसे लेकर अस्पताल दौड़े। देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, शुगर लेवल 600 के आसपास है। परहेज नहीं करती हैं क्या ये? डॉक्टर की बात सुनकर मोहिनी और उमेश सोचने लगे कि पिछले 1 महीने में कैसे उमा ने भर भर कर पिज्जा, बर्गर और मोमोज खाए हैं। जी करती है ना सर, पर अब थोड़ा और करेंगे। देखिए बात बहुत गंभीर है, अगर इनकी जान बचानी है तो इन्हें साफ हवा चाहिए और चीनी और बाकी तली भुली और मीठी चीजों से दूरी बनानी होगी। उमेश और मोहिनी जानते थे कि इतना कुछ कर पाना ना तो उमा के बस की बात थी और वो दोनों उमा पर पूरा ध्यान दे, उतनी फुर्सत उनके पास नहीं थी। तो अगले ही दिन उमेश उमा को गांव वापस छोड़ आया। उमेश ने सारी बात ममता और कमलेश को बताई तो ममता को उमा और मोहिनी पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोली और अगले दिन से ही उसने उमा के साथ फिर वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दिया।
अब तो ममता उमा को अपने साथ सुबह सुबह सैर पर भी ले जाने लगी। फिर ठीक 1 महीने बाद जब कमलेश और ममता उमा को लेकर अस्पताल पहुंचे। अरे वाह माँ जी, ये तो आपने कमाल कर दिया। 600 से सीधा 150 पर ले आए। आप तो अपनी शुगर और आपका तो वजन भी कम दिख रहा है पहले से। कैसे किया माता जी? ये मेरी बहू है ना डॉक्टर साहब, मेरी सच्ची सेवा करती है ये। भगवान ऐसी बहू सबको दे। माँ सुनो ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज ना मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। अच्छा रुक, अभी ये ले। ये क्या माँ, बस 100 रुपए? इनमें क्या होगा? माँ मैं किसी मेले में नहीं जा रही हूँ, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं हम सब। इतने पैसे तो वहाँ का वेटर टिप में ले जाता है। पायल तुझे पता है कि इन 100 रुपयों को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता था कि तुम यही सब नाटक करोगी, पर मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम रहने दो माँ। ऐसा करो तुम ना ये 100 रुपए भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करती हूँ अब से मैं कॉलेज भी पैदल ही जाया करूंगी, उससे ऑटो के 30 रुपए भी बच जाएंगे। पापा को 30 रुपए भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना। ये क्या बात हुई पायल, ये तो सरासर बदतमीजी है। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पायल पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी माँ ज्योति की है। ज्योति के पति का नाम अजय था और उन दोनों की इकलौती बेटी थी पायल। अजय एक कार मैकेनिक था। ज्योति और अजय में अच्छी बनती थी, लेकिन इनकी बेटी पायल, उसके मिजाज जरा अलग थे। उस दिन अपनी माँ से नाराज होकर जब वो अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी, तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ओह हाय पायल, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा सीनियर विकास, बीएससी फाइनल ईयर। हम मिले थे ना उस दिन कॉलेज लैब में। ओह हाँ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अरे घबराओ मत, आ जाओ, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। काफी देर से धूप में पैदल चलकर थक चुकी पायल मना नहीं कर सकी और विकास के साथ उसकी कार में बैठ गई। और फिर ओह नाइस कार। थैंक्स, पिछले महीने ही ली है। वाह, इसका इंटीरियर कितना कूल है और कितने सारे फीचर्स हैं इसमें तो। म्यूजिक तो और भी औसम है, सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। विकास ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया जिसमें पायल खो गई। वो पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अमीरी में कितना मजा है। साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। जब तक पायल ये बातें सोच रही थी तब तक कॉलेज आ गया। आप ना मुझे यहीं बाहर छोड़ दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अंदर चलते ना। विकास कार को कॉलेज के अंदर ले गया और फिर पार्किंग में जब विकास के साथ पायल कार से उतरी तो वहाँ खड़े लड़के पायल को देखकर बोले, विकास भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई, कसम से जिंदगी हो तो ऐसी यार, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना अब इसको भी घुमाएगा फिराएगा और फिर छोड़ देगा। सही बोला भाई, पर ये लड़कियां भी कम नहीं है। विकास के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये दोनों लड़के जो विकास के बारे में बात कर रहे थे वो विकास की क्लास में ही पढ़ते थे और विकास को अच्छे से जानते थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान पायल तो हैंडसम और रईस विकास की दीवानी हो चली थी। अब हर रोज ही विकास पायल को बस स्टॉप से पिक करता और फिर वो दोनों साथ में विकास की गाड़ी से ही कॉलेज जाते। फिर धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे। पायल को लग रहा था कि विकास जैसे हैंडसम और अमीर लड़के से शादी करके उसकी किस्मत ही बदल जाएगी, लेकिन विकास के इरादे कुछ और थे। वो एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वो सिर्फ अपने करोड़पति पिता के पैसों पर मौज करता था। एक दिन विकास की कार पंचर हो गई और विकास ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वो पायल के पापा की दुकान थी। उन्होंने जैसे ही पायल को विकास के साथ उसकी गाड़ी में देखा तो फौरन पायल पर भड़कते हुए बोले, पायल तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है? पापा वो ये मेरे दोस्त हैं। मुझे घर छोड़ने जा रहे थे तभी हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंचर हो गई। फौरन उतरो गाड़ी से और अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। पर पापा। सुनाई नहीं दिया एक बार में? आपकी गाड़ी का पंचर लग गया है तो अब आप जा सकते हैं। इसके बाद अजय अपने स्कूटर पर पायल को लेकर घर पहुंचे और फिर ज्योति को सारी बात बताई। पायल सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को ना बस तिल का ताड़ बनाना ही आता है। वो मेरे सीनियर हैं जिनके सामने पापा ने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगे या नहीं।
पायल, तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। वो आए दिन आता है मेरे पास अपनी गाड़ी सुधरवाने, आए दिन शराब के नशे में अपनी गाड़ी ठोकता फिरता है, और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है। हाँ तो क्या हुआ, वो अमीर है, स्टाइलिश है, तो उसकी दोस्त तो होंगी ना। पायल, तुम उस अय्याश और फरीबी के लिए हमसे बहस कर रही हो। पापा, हर पैसे वाला अय्याश नहीं होता, विकास ऐसे नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग है। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है, और मेरी ही क्यों, उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, और ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्याश और फरेबी नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसों और ऐशो आराम ना हो। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहां मत जाओ क्योंकि पैसे नहीं है। उफ, अब बस, मैं अब और ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। चुप हो जा पायल, तू जिसे नरक बता रही है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए तो ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना। और मम्मी, आप तो बस रहने दो। आप क्या जानो कि आखिर पैसे की ताकत क्या होती है। आप खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से ही शादी की, और अब गरीबी में ही मर जाना चाहती हो। पायल की ये बदतमीजी उसके पापा अजय से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे बढ़कर पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर से बाहर गए। कुछ ही देर में उनका स्कूटर एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुका। पापा, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे, और क्यों? तुझे दिखाने की तू अपनी जिस मम्मी को बेइज्जत कर रही थी कुछ देर पहले, आखिर उसकी असली औकात क्या है। अजय को देखते ही उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर अजय पायल को लेकर अंदर गया। वो बंगला बहुत ही बड़ा था और वहाँ लाइन से कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। तभी वहाँ एक रौबदार बुजुर्ग आए। अजय ने उनके पैर छुए और फिर, पिताजी, आपने सच ही कहा था। मैं आज वाकई अपनी गरीबी से हार गया और मुझे मेरी इस हार का एहसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है। आपने ठीक ही कहा था कि मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन एक दिन हार मानकर आपकी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो लीजिए, मैं आ गया पिताजी। पायल हैरानी से सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग शख्स शहर के सबसे अमीर आदमी थे और उनका नाम सेठ वीरभद्र था। ज्योति उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में अजय से प्यार कर बैठी थी। अजय शुरू से ही गरीब था, तो ज्योति और अजय की शादी के लिए सेठ वीरभद्र राजी नहीं हुए। तो अजय की खातिर ज्योति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई और अजय से शादी करके उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ वीरभद्र को लगा था कि गरीबी से तंग आकर कुछ ही वक्त में ज्योति उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति अपने पति के साथ बसाए अपने छोटे से संसार में सुखी थी। लेकिन अब इतने सालों बाद जब पायल की खातिर अजय हारता दिखा तो सेठ वीरभद्र ने उससे कहा, नहीं बेटा, हारे तुम नहीं बल्कि हारा तो मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं सका कि खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी है। वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाए, आपके हर सुख और दुख के हिस्सेदार बने। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं। इतना कहकर सेठ वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगे। अजय ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर पायल की आंखें भी खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि वो असल में एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपनी ही माँ के संस्कारों को नहीं समझ सकी और अब तक सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही थी, जिन्हें उसकी माँ ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा दिया।